गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो यूजी सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए है, जिनका विषय जिनका सीसी 14 का पेपर है, समकालीन भारत 1947 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से भारत और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बात करेंगे। इस विषय को हम दो भागों में देखेंगे। पहले भाग में हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसके उदय के कारण क्या है, किस कारण से इसका उदय हुआ, इसका अर्थ क्या आदि। उसके पश्चात इसे भारत के संदर्भ में देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भारतीय विदेश नीति को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूमिका में चलते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, 1945 ईस्वी में 4 वर्षों के अधिक समय तक चलने वाले द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। जैसा कि आप लोग ज्ञात है कि द्वितीय विश्व 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ। तो 4 वर्ष से अधिक चलने वाला युद्ध था। यह युद्ध मुख्य रूप से दो पक्षों के मध्य, मित्र राष्ट्र एवं ध्रुव राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध के बाद विश्व इस बात से आशान्वित था कि विश्व में शांति की स्थापना हो सकेगी, गुटबंदी जैसे विचारों का अंत हो सकेगा, परंतु इन सभी संभावनाओं पर विराम लग गया। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व को पुनः एक नए युद्ध का सामना करना पड़ा और यह युद्ध था शीत युद्ध। यह युद्ध मुख्य दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, जिसके एक पक्ष का नेतृत्वकर्ता अमेरिका था, जो पूंजीवाद का समर्थक था, तथा दूसरे पक्ष में सोवियत संघ रूस था, जो विश्व में साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहती थी। ये दोनों ही पक्ष समस्त विश्व के अपने विचारों से प्रभावित करना चाहते थे। इसी वातावरण में सन 1947 ईस्वी में भारत को 200 वर्षों की लंबी पराधीनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके साथ साथ अन्य कई राष्ट्र भी स्वतंत्र हुए। इन स्वतंत्र हुए राष्ट्रों पर किसी एक पक्ष में सम्मिलित होने का दबाव बनाया जाने लगा। किसी भी एक गुट का समर्थन करने का अर्थ था कि उनके विचारधारा का समर्थन करना और उनकी हाँ में हाँ मिलाना। यह नीति किसी भी स्वाभिमानी देश के लिए अपमानजनक थी। अतः एशिया, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों ने मिलकर एक नीति का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत किसी भी पक्ष में जाने के स्थान पर निष्पक्ष रहकर विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सके। यह नीति थी गुट निरपेक्षता की नीति, अर्थात बिना किसी पक्ष का समर्थन किए वैश्विक समस्याओं के संदर्भ में अपने विचारों को प्रस्तुत करना, या यूं कहें कि वैश्विक समस्याओं के प्रति सामरिक दृष्टिकोण के स्थान पर सहयोगी दृष्टिकोण को अपनाना। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्षता का विशेष महत्व है। गुट निरपेक्षता आंदोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं था, अपितु यह सुविचारित अवधारणा थी। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना और युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। गुट निरपेक्षता अवधारणा के उदय के पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्य और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। 1961 ईस्वी में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुट निरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी। वह आज निर्गुट देशों की संख्या, सदस्य की संख्या 170 से अधिक हो गई तथा पर्यवेक्षक राष्ट्रों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। अब बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय। जैसे ही कहा गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो विरोधी गुटों, अमेरिका गुट और सोवियत गुट में विभक्त हो चुका था। इस समय एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय प्रारंभ हुआ। अमेरिका एवं सोवियत गुट इन राष्ट्रों पर विभिन्न प्रकार के दबाव डालकर अपने गुट में सम्मिलित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन एशिया एवं अफ्रीका के अधिकांश देश गुटबंदी पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सोवियत साम्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद दोनों को अस्वीकार कर दिया। गुटों से अलग रहने की नीति अर्थात गुट निरपेक्षता एशिया नवजागरण की विशेषता थी। 1947 ईस्वी में स्वतंत्र होने के बाद भारत ने इस नीति का पालन किया। उसके बाद एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों ने इस नीति में अपनी आस्था व्यक्त की। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू
मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बारोज टिटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो तथा घाना के राष्ट्रपति काउमे नुरुमाह ने 1961 ईस्वी में गुटनिरपेक्ष के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर कर इसे विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि गुटनिरपेक्ष की जो नीति थी इसका निर्माण 1955 ईस्वी के आसपास हो चुका था और 1961 ईस्वी में इसे विधिवत रूप से स्वीकार किया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ एवं परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शब्दकोश में सबसे लोकप्रिय शब्द होने के बावजूद गुटनिरपेक्षता शब्द की अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की गई। सामान्यतः इसे समानार्थी शब्दों जैसे अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद, असंलग्नता आदि के अनुरूप मान लिया जाता है। जॉर्ज सावरजनबर्गर ने इसे गुटों से अलग रहने की नीति कहकर संबोधित किया है, तो महेंद्र कुमार ने इसे शीत युद्ध से अलगाव बताया है। पश्चिमी विचारक जैसे मार्गेंथो और चार्ल्स लिस्का गुटनिरपेक्षता की तटस्थता शब्द का प्रयोग करते हैं। उपोदराय के अनुसार गुटनिरपेक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा इस तरह की जा सकती है कि किसी भी देश के साथ सैन्य संधि और विशेषतया किसी साम्राज्य या पश्चिमी गुट के किसी राष्ट्र के साथ सैनिक संधि में शामिल नहीं होना। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की परिभाषा देते हुए कहा है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश के द्वारा प्रयत्न करना। इसका अर्थ है जहाँ तक हो सके तथ्यों को सैन्य दृष्टि से न देखना तथा चाहे कभी-कभी ऐसा करना भी पड़ता है, परंतु हमारा दृष्टिकोण स्वतंत्र होना चाहिए तथा सारे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। इसी प्रकार मार्शल टिटो के अनुसार गुटनिरपेक्षता की नीति साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद और अन्य सभी प्रकार के विदेशी प्रभुत्व एवं शोषण का विरोध करती है और सत्ता, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्ववाद और बाह्य हस्तक्षेप के विरुद्ध है। एस राजन के अनुसार विशेषतया तथा नकारात्मक रूप में गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सैनिक या राजनीतिक गठबंधों की अस्वीकृति। सकारात्मक रूप से इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर जैसे भी तथा जब भी यह सामने आए प्रत्येक मामलों के लाभों के अनुरूप तदर्थ निर्णय लेना। अतः यह कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है शीत युद्ध का विरोध, सैन्य तथा राजनीतिक गठजोड़ और शक्ति गुटों से दूर रहना, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्रपूर्वक कार्य करने की नीति, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय हित तथा विश्व समस्याओं पर स्वतंत्रपूर्वक निर्णय लेना। इसका अर्थ न तो पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से स्वयं को अलग करना है और न ही पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में स्वयं को लिप्त कर देना है। यह एक सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को महत्व देता है, इसका समर्थन करता है। अर्थात कहा जा सकता है गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सामरिक दृष्टिकोण के स्थान पर सहयोगपूर्ण दृष्टि को अपनाते हुए वैश्विक समस्याओं का समाधान करना, जिसमें शीत युद्ध का विरुद्ध, सैन्य या राजनीतिक गठजोड़, शक्ति गुटों से दूर रहना, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद आदि सभी प्रकार के शोषणवादी नीति का विरोध करना। गुटनिरपेक्षता एक ऐसी नीति थी जिसका कार्य विभिन्न गुटों से अलग रहकर या दो विरोधी गुटों से अलग रहकर विश्व शांति के लिए कार्य करना या विश्व शांति को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना। गुटनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष गुटबाजी का विरोध करती है और ऐसे वातावरण के निर्माण के लिए प्रयास करती है जिसके अंतर्गत सभी का समान रूप से विकास हो सके। अब हम लोग बात करते हैं इसकी विशेषता की, गुटनिरपेक्षता की उद्देश्य या विशेषता। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग करना। दूसरा, स्वतंत्र नीति का अनुसरण नहीं करना। स्वतंत्र नीति का अर्थात है कि अपने हित के बारे में सोचते हुए कार्य नहीं करना। यहाँ सहयोगपूर्ण नीति के साथ कार्य करने की बात कही गई है। तीसरा, किसी भी गुट के साथ सैनिक गठबंधन नहीं करना। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना।
विश्व शांति को सहयोग एवं समर्थन देना, विश्व निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना, मानवाधिकार की रक्षा एवं मानवीय गरिमा की रक्षार्थ प्रयास जारी रखना। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने देखा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षवाद की जो नीति थी उसका उद्देश्य क्या था, उसके उदय किन परिस्थितियों में हुई और उसकी परिभाषा क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत ने किस परिस्थिति में गुटनिरपेक्षवाद को स्वीकार किया या इसकी नीति का अनुसरण किया। तो हम लोग देखते हैं कि वस्तुतः भारत प्राचीन काल से ही शांति का समर्थक एवं शांति का संदेशवाहक की भूमिका निभाता रहा है। गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, महात्मा गांधी आदि ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अराजकता एवं अव्यवस्था के काल में भी शांति का दीप जलाकर संसार का मार्गदर्शन किया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी इसी नीति जारी रखते हुए विदेश नीति में विश्व शांति को प्रमुखता प्रदान की। इसका कारण यह था कि सदियों से शोषित एवं आर्थिक रूप से जर्जर भारत को विकसित होने के लिए शांति की आवश्यकता थी। अतएव विश्व शांति को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को स्थान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त अन्य कई कारण थे जिन्होंने भारत को गुटनिरपेक्षता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। ये कारण थे, पहला, स्वाभिमान। जैसा कि कहा गया, भारत लंबे समय तक अंग्रेजों की दास्तां में था और काफ़ी संघर्ष के बाद, कई वीरों की बलिदान के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अतः भारत के लिए यह संभव नहीं था कि स्वतंत्र होने के बाद वह पुनः किसी विचारधारा के अंतर्गत स्वयं को बांध ले। इसलिए भारत ने इस तरह के गुटबाजी का विरोध किया और उसके स्थान पर गुटनिरपेक्षता को समर्थन दिया। साथ में गुटबंदी में शामिल होने के अर्थ यह था कि दूसरे राष्ट्र की हाँ में हाँ मिलाना, जो भारत जैसे गौरवपूर्ण राष्ट्र के लिए संभव नहीं था। अर्थात भारत यह नहीं चाहता था कि एक गुलामी से निकलकर पुनः वैचारिक गुलामी में स्वयं को उसमें सम्मिलित कर लेना। इस कारण भारत ने गुटबाजी जैसे विचारों से स्वयं को दूर रखा और गुटनिरपेक्ष का समर्थन किया। इसके बाद दूसरा कारण था विश्व शांति की स्थापना। जैसा कि पहले कहा गया, भारत प्रारंभ से ही विश्व शांति के समर्थक रहा है और उसने शांति अपने महापुरुषों के द्वारा विश्व को शांति का संदेश भी दिया। अपनी इसी नीति पर चलते हुए उसने गुटनिरपेक्षता को स्वीकार किया। यदि भारत किसी भी गुट में सम्मिलित होता तो इससे वैश्विक ध्रुवीकरण एक कदम और आगे बढ़ जाता, जो विश्व शांति के लिए घातक सिद्ध होता। विश्व शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किसी भी गुट के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट नहीं की। इसका अर्थ यह नहीं था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन था। गुटनिरपेक्षता के साथ साथ वैश्विक समस्याओं पर खुलकर अपने विचार रखे। भारत ने कोरिया की समस्या, हिंद चीन की समस्या, श्वेत संकट, अरब इजरायल संबंध आदि समस्याओं को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए प्रयास किए। भारत की मध्यस्थता एवं शांतिमूलक नीति के कारण ये सभी विवाद शांतिपूर्वक सुलझा लिए गए। यानी भारत का जो उद्देश्य था गुटनिरपेक्षता को स्वीकार करने का, उसे इसने अपनी नीतियों के द्वारा पूरा करने का काफ़ी प्रयास किया और इसमें काफ़ी हद तक वह सफल भी हुआ। तीसरा कारण था सैनिक संधियों का विरोध। जैसा कि कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 खेमों में बंट चुका था और ये दोनों खेमे एक दूसरे के प्रति द्वेषपूर्ण भावना रखते थे और इसी नीति पर चलते हुए उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक संधियां करनी प्रारंभ कर दी थी। कई सारी सैनिक संधियां हुई थी, जैसे सिंटो, नाटो, सिएटो, वार्सा पैक्ट आदि ऐसे संधियां थी जिसका आधार सैनिक कार्रवाई से जुड़ा हुआ था। अतः भारत के लिए यह संभव नहीं था कि वह इन सैनिक संधियों का समर्थन करे या इन सैनिक संधियों में स्वयं को सम्मिलित करे। इसलिए भारत ने इन सैनिक संधियों का विरोध करते हुए, जो विश्व शांति के लिए आवश्यक भी था, इस सैनिक संधियों का विरोध करते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष नीति का उसने समर्थन किया। चौथा कारण था इसका निशस्त्रीकरण।
जैसा कि पहले ही कहा गया, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो 2 गुट उत्पन्न हुए थे, ये दोनों गुट एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखते थे और इसी का परिणाम था कि विश्व में कई प्रकार के हथियारों का निर्माण प्रारंभ हो गया था, जिसमें आणविक हथियार भी सम्मिलित थे, जो वैश्विक शांति के लिए काफ़ी अधिक घातक सिद्ध हो सकता था। इन हथियारों को निर्माण के लिए एक घातक प्रतियोगिता ही प्रारंभ हो चुकी थी, अतः भारत ने निःशस्त्रीकरण के प्रयासों में सहयोग देने का निश्चय किया और उसने गुटनिरपेक्ष नीति के तहत निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना प्रारंभ किया। उसने काफ़ी प्रयास भी किए। 1961 ईस्वी में राष्ट्रों का एक निःशस्त्रीकरण आयोग बना, जिसका एक सदस्य भारत भी था। 1963 ईस्वी में अमेरिका और रूस के बीच हुए आणविक परीक्षण संधि में भारत ने हस्ताक्षर कर आणविक परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना स्वीकार किया। उल्लेखनीय है कि इस समय तक भारत परमाणु शक्ति नहीं बना था और उसने इस बात पर जोर दिया कि परमाणु शक्ति का प्रयोग शांति के लिए किया जाना चाहिए, ना कि सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। अर्थात निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने का कार्य भारत ने किया। 5वां कारण था इसका कि भारत लंबे समय तक उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के चंगुल में रहा था, अतः उसने अपनी आज़ादी के साथ ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। 2 गुटों में बटा विश्व के देश भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के समर्थक थे, अर्थात अमेरिका और रूस भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का समर्थन कर रहे थे। अतः भारत के लिए आवश्यक था कि यह शक्तियों को स्वयं को दूर रखा जाए। साथ ही उसने एशिया और अफ्रीका के उन देशों की आवाज़ों को भी बुलंद किया जो अभी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार थे। भारत ने इंडोनेशिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया जैसे देशों की आवाज़ को विश्व स्तर तक पहुंचाया और इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड आदि देशों की साम्राज्यवाद की आलोचना की। अर्थात गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाते हुए भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जैसे संकल्पनाओं का विरोध किया, जो कि शोषणवादी नीति पर आधारित थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य अन्य राष्ट्र का शोषण करते हुए स्वयं का विकास करना, जो ऐसी नीतियां थीं जिससे वैश्विक शांति की स्थापना हो पाना संभव नहीं था, क्योंकि इसमें आपसी सहयोग की बात कही गई थी और यह आपसी सहयोग तभी हो सकता था जब इन शोषणवादी प्रवृत्तियों को समाप्त कर दिया जाए। इस कारण भारत ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जैसे शोषणवादी नीतियों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इसका 7वां कारण था आर्थिक कारण। भारत लंबे समय तक अंग्रेजों के शोषणवादी प्रवृत्ति का शिकार रहा था, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। अतः ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए आवश्यक था कि वह शांति के मार्ग पर चलते हुए अपना विकास कर सके। ऐसे समय में यदि भारत के द्वारा गुटबंदी का समर्थन किया जाता तो संभव था कि उसकी स्थिति और भी अधिक जर्जर हो सकती थी। अभी उसके पास इतने संसाधन भी नहीं थे कि वह गुटबंदी की शर्तों को पूरा कर सकता। साथ ही किसी एक गुट का समर्थन करने का अर्थ था दूसरे गुट को नाराज करना, जो कि भारत किसी भी परिस्थिति में ऐसा करना नहीं चाहता था। अतः भारत ने गुटनिरपेक्षता समर्थन करने का निर्णय लिया, जिससे कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देशों का सहयोग प्राप्त कर सके। दूसरे शब्दों में भारत का गुटनिरपेक्षता का स्वीकार करने का मुख्य उद्देश्य था तीव्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। इसी का परिणाम था कि कालांतर में भारत ने रूस, अमेरिका, जर्मनी आदि देशों की सहायता से भारत में कई कल कारखानों की स्थापना की, जिससे कि आर्थिक विकास को गति प्राप्त हुई। 7वां कारण था वैचारिक स्वतंत्रता। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता को स्वीकार करने का एक अन्य कारण वैचारिक स्वतंत्रता था, क्योंकि गुटनिरपेक्षता दोनों गुटों के वैचारिक संघर्ष के संदर्भ में अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने का साधन थी। भारत यह नहीं चाहता था कि राष्ट्रों के किसी बड़े समूह में अपनी कोई पहचान ना रह जाए। इस संदर्भ में 1955 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम रूसियों, अमेरिकियों तथा यूरोपियनों की कठपुतलियां नहीं हैं। यदि हम रूस अथवा किसी दूसरे गुट का समर्थन करते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा और नवप्राप्त स्वतंत्रता के लिए गर्व की बात नहीं होगी। अर्थात भारत स्वतंत्रता के बाद एक नई विचार के साथ कार्य करना चाहता था। यदि वह गुटबाजी या गुटबंदी का समर्थन करता या किसी गुट के साथ सम्मिलित होता तो यह स्वतंत्र रूप से वैचारिक कार्य कर पाना भारत के लिए संभव नहीं था, और ऐसा इसलिए भी संभव नहीं था कि इससे वैश्विक शांति को खतरा उत्पन्न हो जाता। इस कारण भारत ने गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया
और उसके नीति पे चलते हुए उसने अपने विदेश नीति को निर्मित किया। इसका अगला कारण था 8वां कारण, जो अंतिम कारण भी है, कि विश्व के सभी देशों के साथ मैत्री। भारत इस बात से पूर्ण रूप से परिचित था कि वैश्विक शांति के लिए आपसी सहयोग का होना अति आवश्यक है। किसी भी गुट का समर्थन करने का सीधा अर्थ यही था कि अन्य गुट के राष्ट्रों के साथ असहयोग या भारत जैसे शांति समर्थ राष्ट्र की नीति के प्रतिकूल था। अतः इन समस्याओं से बचने का सबसे उत्तम मार्ग यही था कि गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करते हुए सभी राष्ट्रों के साथ सहयोगपूर्ण मैत्री भाव को रखना। यद्यपि भारत को अपने पड़ोसी देशों जैसे चीन, पाकिस्तान के आक्रामक नीतियों का सामना करना पड़ा, परंतु भारत ने कभी भी किसी गुट का समर्थन नहीं किया और अपने ही स्तर पर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। अर्थात भारत गुटनिरपेक्षता की नीति के साथ चलते हुए आपसी सहयोग की नीति को भी बनाए रखना चाहता था, ताकि आपसी सहयोग के से सभी राष्ट्र एक दूसरे का विकास कर सकें, क्योंकि नव स्वतंत्र हुए ये राष्ट्र आर्थिक रूप से इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे अपने विकास स्वयं कर सके, और उनके पास इतनी पूंजी या कौशल भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकें। अर्थात सभी राष्ट्र में कुछ कमियां थीं, कुछ विशेषताएं थीं। अतः इन कमियों को दूर करने और विशेषताओं का प्रयोग करने के लिए मैत्रीपूर्ण भावना का होना आवश्यक था, और यह तभी संभव था जब बिना किसी पक्षपात के या बिना किसी विशेष विचारधारा का समर्थन किए कोई राष्ट्र किसी नीति पर चले। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि सभी राष्ट्र को एक दूसरे के साथ सहयोग करने की नीति को अपनाना है, और जिससे कि वे एक दूसरे के विकास में सहयोग दे सकें। भारत और गुटनिरपेक्ष के बारे में अगर बात करें तो इस आंदोलन के प्रणेताओं में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का विशेष योगदान था। अतः इस गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण भारत का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। गुटनिरपेक्ष देशों की प्रमुख सदस्य होने के कारण विश्व राजनीति के क्षितिज पर भारत की आवाज को महत्व को स्वीकार किया जाने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोरियन विवाद के समय संसार में कहा था कि कुछ लोगों ने तटस्थता से अलग होने के कारण मेरी कटु आलोचना की है, किंतु जो मैं कभी नहीं हुआ। भारत में बांग्लादेश को पाकिस्तान के पंजे से मुक्त कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसे स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में सहायता प्रदान की। यह भारत की गुटनिरपेक्षता नीति का सजीव उदाहरण है। कोरिया युद्ध के समय भारत तटस्थ राष्ट्रों की स्वदेशी वापसी का मिशन अध्यक्ष था। इसी प्रकार भारत ने इंडो चाइना युद्ध में शांति स्थापक की भूमिका अदा की थी। पंडित नेहरू ने अत्यंत गर्व के साथ कहा था कि यह प्रथम अवसर था जब स्वतंत्र भारत की सेनाएं शांति के उद्देश्य से विदेशी भूमि पर गई थी। जब इंग्लैंड और फ्रांस ने स्वेज नहर के प्रश्न पर अक्टूबर 1956 ईस्वी में मिस्र पर आक्रमण किया, तो पंडित नेहरू ने इस आक्रामक कार्रवाई की कठोर शब्दों में निंदा की। उल्लेखनीय है, भारत ने गुटनिरपेक्षतावादी नीतियों को पूरी निष्ठा के साथ पालन किया। प्रत्येक वैश्विक समस्याओं पर भारत ने खुलकर अपने विचारों को, जो समर्थन या विरोध में थे, को व्यक्त किया। कुछ राष्ट्रों ने या कुछ पश्चिमी राष्ट्रों ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाते हुए एक तीसरे गुट का निर्माण किया और उन्हें अपने समर्थन में खड़ा किया। परंतु यहाँ कहना यह उचित होगा कि भारत ने ऐसी किसी भी प्रकार की नीति या ऐसे किसी प्रकार गुट का निर्माण नहीं किया। भारत का उद्देश्य यही था कि नव स्वतंत्र हुए राष्ट्र जो आर्थिक रूप से या तकनीकी रूप से अभी अक्षम हैं, निर्बल हैं, अपने विकास कर पाने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे राष्ट्रों को एक नीति के तहत एक मंच पे लाया जाए, ताकि वे एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे के सहयोग से अपना विकास कर सकें, अपनी कमियों को या अपनी विशेषताओं का प्रयोग करते हुए प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सहायता करे, और जिससे कि सभी राष्ट्र समान रूप से विकसित हो सकें। तो यहाँ पश्चिमी राष्ट्रों का जो विचार था कि भारत ने तीसरे गुट का निर्माण करने का प्रयास किया, पूर्णतः निराधार साबित होता है। भारत का उद्देश्य मात्र यही था कि अफ्रीका, एशिया के राष्ट्र जो तत्कालीन परिस्थिति में स्वतंत्र हुए थे विदेशी
प्रभाव से, विदेशी साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के शोषणवादी नीति से उन सभी राष्ट्रों का समान रूप से विकास हो सके, वे समान रूप से विकसित हो सके और वैश्विक शांति में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सके। तो भारत ने जो गुटनिरपेक्ष नीति का अवलंबन किया, उसका उद्देश्य था आपसी सहयोग के साथ एक दूसरे का विकास करना। छात्रों, यहाँ पर संभावित प्रश्न कुछ दिए गए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता के बाद विश्व संदर्भ में भारत की स्थिति का वर्णन करें, विश्व शांति के लिए भारत द्वारा अदा की गई भूमिका की समीक्षा कीजिए, विश्व शांति के प्रति भारत की क्या देन है, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति विश्व शांति की स्थापना में कहाँ तक सहायक सिद्ध हुई, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाने के क्या कारण थे, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति पर लेख लिखें। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता नीति है और भारत की जो विदेश नीति है, वो दोनों काफ़ी एक दूसरे पर निर्भर करती है। अर्थात गुटनिरपेक्षता के जो उद्देश्य थे, उसे भारत ने अपने विदेश नीति में सम्मिलित किया। इसलिए यहाँ पर अगर प्रश्न आता है कि भारत की विदेश नीति और भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में, तो दोनों को संयुक्त रूप से या दोनों का संयुक्त रूप से एक ही उत्तर होगा। जैसा कि पहले कहा गया, भारत के द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने के 8 प्रमुख कारण आपको दिखाया गया और उसके बारे में उसकी चर्चा की गई। तो ये सभी जो 8 कारण थे, ये काफ़ी हद तक भारत की विदेश नीति में भी विदेश नीति के कारक के रूप में उपस्थित रहे। तो यहाँ पर हम गुटनिरपेक्ष नीति और विदेश नीति को संयुक्त रूप से रख सकते हैं। तो छात्रों, ये था हमारा भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन या भारत की गुटनिरपेक्ष नीति, जिसका उद्देश्य था सबके साथ समान रूप से विकास करना, एक दूसरे की कमियों को दूर करते हुए, विशेषताओं का लाभ उठाते हुए एक दूसरे का विकास करना। तो छात्रों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, या आपको किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर इसके बारे में कह सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इतिहास से संबंधित कोई भी नई वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। और एक बात कहना चाहूँगा कि यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई त्रुटि आप लोग को मिलती है, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में जाकर उससे संबंधित शिकायत कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो को या इस तरह के अन्य वीडियो को और अच्छी तरह से बनाने में सहायता मिल सके। यह भी उम्मीद है कि यह वीडियो से आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।